नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट। ओके, इस पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक समझते हैं, वो करंट पढ़ना चाहते हैं, ओम्स लॉ पढ़ना चाहते हैं, कूलम्ब्स नियम पढ़ना चाहते हैं, पर ये सब इलेक्ट्रिसिटी में आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी से भी एक फेस आगे। ओके, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक जो होते हैं जैसे संधारित्र वगैरह, मैं आपको वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है ना? तो प्लीज लेक्चर को आगे तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में करंट रैखिक रूप से बढ़ता है, मतलब एक समान रूप से बढ़ता है। रैखिक ये होता है, जैसे आपने ये ग्राफ लिया तो रैखिक का मतलब होता है एक समान रूप से इस तरह से बढ़ रहा है, बस बढ़ रहा है। दूसरा होता है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में करंट तेजी से बढ़ता है। तीसरा, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में करंट तेजी से घटता है। यहाँ पर तेजी से बढ़ता है, यहाँ पर तेजी से घटता है। किसमें? डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। यहाँ पर डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की बात हो रही है, ना कि चार्जिंग। चौथा है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में करंट लगातार घट घटता जाता है। देखिए, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में करंट लगातार तेजी से बढ़ता है। ओके, आपको ये याद रखना है। ओके, Q इज इक्वल टू सी भी। Q की जगह पर आप लिख सकते हो। देखिए, Q इज इक्वल टू होता है आई टी। ठीक है? ओके, आई बराबर होता है Q बाई टी। यहाँ से अगर आप Q को ले लेते हो, Q की जगह पर आई टी अगर आप रखते हो, तो आई टी इज इक्वल टू सी भी। ठीक है? डिस्चार्ज है कैपेसिटर, तो जब कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होगा, ये लिखा है, देखिए, सी बी बाई टी इक्वल टू आई। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा उसमें करंट बढ़ेगी। धारिता, जिस तरह से कैपेसिटर चार्ज होगा Q बढ़ेगा, उस तरह से आई भी इंक्रीज हो जाएगी। आप यहाँ से भी समझ सकते हो इस चीज को कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q के। ठीक है? हम जब वोल्टेज देते हैं तो आवेश बढ़ता है, धारिता कंप्लीट होती जाती है, उसमें Q आवेश स्टोर होता जाता है, तो आवेश बढ़ता है वोल्टेज देने पर, इस वजह से आई भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? आपको ये याद रखना है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में करंट तेजी से बढ़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की ताकत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? विद्युत क्षेत्र की ताकत आपसे पूछी गई है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है। जैसे कि ये है कोई प्लस आवेश में कहाँ होती है? विद्युत रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं। किस तरह से जाती हैं? सीधी जाती हैं, लंबवत या कर्व? तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कर्व्ड होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये कोई रेखा गई इस जगह पर, ये बिंदु इस आवेश के कारण कितना फोर्स महसूस कर रहा है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ओके, और डी होती है यही डिस्टेंस, आपको याद रखनी है। ठीक है? और यहाँ पर होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होती है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी होती है, परमिटिविटी या परमेबिलिटी होती है, इसे बोलते हैं हम। ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा गया है, इनमें सही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति है? आपको ये याद रख लेना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको चार ऑप्शन दिए हैं, E इक्वल टू डी बाई एप्सिलॉन, डी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन, पाई डी या फिर पाई डी स्क्वायर। सही आंसर है E इज इक्वल टू डी एप्सिलॉन, डी अपॉन एप्सिलॉन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र में विद्युत आवेश संग्रहित रहता है। आपको बताना है संधारित्र में विद्युत आवेश कहाँ पर संग्रहित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये संधारित्र होता है, प्लेट संधारित्र की यदि हम बात करें, और ये प्लेट संधारित्र यहाँ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होता है। कौन से वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होता है आपको ये पता होना चाहिए। वोल्टेज सोर्स भी दो होते हैं, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संधारित्र किस पर कार्य करते हैं, डीसी पर कार्य करते हैं या एसी पर कार्य करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र हमेशा ऑलवेज डीसी पर कार्य करते हैं। ठीक है ना? एसी पर संधारित्र काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप एक डीसी वोल्टेज को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है? कौन सा वोल्टेज है ये? डीसी वोल्टेज आपने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, संधारित्र एसी पर क्यों नहीं करता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि एसी जो होती है ना, इस तरह से चलती है, इस तरह से। मतलब कि जब इस वाले फेज में रहेगा, जब एसी इस तरह से है, ऊपर वाले फेज में है, चार्जिंग, इसे बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन, तो चार्ज हो गया। लेकिन अगले ही फेज में वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये वाली कंडीशन आती है, तो डिस्चार्जिंग फेज में आ जाता है। इस वजह से एसी पर वर्क नहीं करता, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कोई फायदा नहीं होता।
लेकिन डीसी में कांस्टेंट होती है, ये है डीसी, कांस्टेंट जा रही है, मतलब कांस्टेंट ये चार्ज कर रहा है संधारित्र को, ठीक है, ये आपको रख देना है। ये संधारित्र की प्लेटें हैं, यहाँ पर आपने वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव जोड़ा हुआ है इस प्लेट से, इस प्लेट से आपने वोल्टेज सोर्स नेगेटिव जोड़ा हुआ है। अगर प्लेट में यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है तो दूसरी तरफ नेगेटिव जनरेट होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन क्या इतने से संधारित्र बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। संधारित्र बनाने के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉरी डाई इलेक्ट्रिक को डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को डालें। अब ये कंप्लीट संधारित्र है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है संधारित्र में विद्युत आवेश संग्रहित कहाँ होता है? मेटल प्लेट पर, मतलब इन प्लेट्स पर इकट्ठा होता है आवेश, या इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर इकट्ठा होता है, या फिर दोनों पर इकट्ठा होता है? आपको बताना है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। एप्सिलॉन क्या होती है? ये होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन एक ना एक आ जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किस पर आवेश इकट्ठा होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, आपको मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर, आपको ये याद रखना है हर हाल में। और जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट होगा, मतलब कि जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जितना पावरफुल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आप अंदर डालोगे, धारिता उतनी ही ज्यादा, मतलब आवेश उतना ही ज्यादा स्टोर होगा, धारिता उतनी ही ज्यादा होगी उस कैपेसिटर की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री में ढाकता हुआ स्थिरांक का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की? आपसे यहाँ पर बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस सामग्री में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्थिरांक का मूल्य सबसे अधिक है? सबसे अधिक आपको बताना है। ग्लास में है, वैक्यूम में है, सेरेमिक है, या ऑयल में? अब देखिए, सबसे अधिक आप तभी बता सकते हो जब इन सब चीजों का आपको पता हो कि कितना होता है, तभी आप बता पाएंगे, वरना आप बता नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी का कितना होता है, आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एयर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 1। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है वैक्यूम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 1, याद रखना है। तीसरा होता है आपके सामने ग्लास ग्लास का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 9। ठीक है, आपको याद रखना है। तीसरा होता है पेपर, एक पेपर संधारित्र भी होता है, तो पेपर का होता है 2। ठीक है, इसके बाद में आता है माइका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइका संधारित्र। इसमें क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है माइका संधारित्र में, जो लॉसेस होते हैं वो भी बहुत कम होता है माइका संधारित्र में, तो माइका संधारित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है माइका संधारित्र का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 6। और उसके बाद में आता है सेरेमिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल का संधारित्र क्रिएट करता है। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना? 7 नहीं, 7000। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है ढकता हुआ, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ही बात कर रहा है वो यहाँ पर। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है सबसे ज्यादा? सेरेमिक का। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर में सबसे कम भिन्नता होती है? आपको ये बताना है। पेपर कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, सिल्वर प्लेट माइका कैपेसिटर, या नन ऑफ द एबव? देखिए, सबसे कम भिन्नता का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन किस में कम होंगे? आपसे क्या पूछ रहा है? वेरिएशन का पूछ रहा है आपसे, कि वेरिएशन मिनिमम किस में होते हैं। ठीक है, ये लीस्ट वेरिएशन किस में होगा? आपको ऑप्शन दिए हैं 4। देखिए, वेरिएशन के लिए जरूरी है कि आपको पता हो इंसुलेटर के बारे में, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में, तब आप बता पाएंगे कि वेरिएशन सबसे कम किस में होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो वेरिएशन के लिए आपको याद रखना है कि सबसे कम वेरिएशन किस चीज में होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में होते हैं। सबसे कम वेरिएशन होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में। अगर देखिए, आपको इस चीज के लिए सीधी सी बात रखनी है कि आपने यहाँ लगाया, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इस तरह से एक अगर संधारित्र है, ये इसमें डीसी वोल्टेज हमने कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर प्लस प्लेट है, प्लस है और ये माइनस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जनरेट, ये माइनस। अभी तो ये संधारित्र है नहीं। अब जब हम इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देंगे, तब ये बन जाता है कंप्लीट संधारित्र। तो देखिए, आपसे उसने पूछा है कि कौन से कैपेसिटर में सबसे कम वेरिएशन होगा। अगर आप इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह पेपर का यूज करते हो, या सेरेमिक का यूज करते हो, सिल्वर प्लेट माइका कैपेसिटर का यूज करते हो, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, और भी कोई दूसरा है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका आप उपयोग करके इसे
स्टेबल बना सकते हो, मतलब वेरिएशन कम से कम हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए वेरिएशन के लिए, और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इस चीज़ को, जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये हमेशा इंसुलेटर होना चाहिए। इंसुलेटर क्यों होना चाहिए? देखिए, हमने संधारित्र बनाया है इस चीज़ के लिए कि वो चार्ज को स्टोर कर सके। अगर ये इंसुलेटर नहीं होगा तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। अगर आप इसकी जगह पे कंडक्टर को इस्तेमाल कर देते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह, तो आवेश निकल जाएगा और धारा प्रवाहित होने लगेगी। आवेश निकल गया तो स्टोर तो हुआ नहीं, अगर धारा प्रवाहित हो रही है मतलब आप आवेश स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो आवेश स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि एक इंसुलेटर को आप डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह इस्तेमाल करें। अब ये जो इंसुलेटर है आपने इस्तेमाल तो कर लिया संधारित्र बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा आवेश इकट्ठा होने लगता है इसकी सीमा पर, तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक कोई छोटा-सा पोर्शन है, वो पोर्शन मान लीजिए ये वाला पोर्शन है, या मान लीजिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, कोई भी पोर्शन, तो एक कोई पोर्शन होता है जो कि एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है ना? कंडक्टर के जैसे जब ये बिहेव करने लगता है तो इसमें वेरिएशन आने लगते हैं। ठीक है? जब तक ये इंसुलेटर था, ये आराम से आप इसे जितना वोल्टेज दे रहे थे, ये अपनी अधिकतम सीमा C तक धारिता ग्रहण कर रहा था। आवेश को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जैसे ही जब ये हाई लेवल पर पहुँचने लगता है, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक पोर्शन है जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है कुछ हद तक, जिस वजह से इसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि परिवर्तित होने लगती है इसकी धारिता। ओके, तो इस कंडीशन को रोकने के लिए आप क्या करोगे, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक निश्चित कंडीशन पर, जब एक निश्चित वोल्टेज पर पहुंच जाती है चीजें, और आवेश बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो जस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करने के पहले जो वोल्टेज, जितना वोल्टेज आपने इसे दे दिया, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है ना? अभी उसने कंडक्टर किया नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ा और वोल्टेज दिया तो वो एक कंडक्टर की तरह इसका एक पोर्शन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेव करने लगेगा। तो हम उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब देखिए क्या होता है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना, ब्रेकडाउन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक ही है। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये समानुपाती होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब कि जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना ही अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? और सबसे ज्यादा अगर आप बोलो तो लीस्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका होता है, लीस्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, हाई तो आपको बता दिया कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हाई की बात करोगे तो सेरेमिक, सेरेमिक का कितना था, 7,000। हाई के लिए है ये सेरेमिक, जिसका था 7,000। और लीस्ट किसका होता है, लीस्ट की अगर आप बात करते हो सबसे कम, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल्स होते हैं, उनका जो होता है डाई इलेक्ट्रिक, वो सबसे कम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। तो सबसे कम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्हीं का होता है, जिस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी ये दिखा सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर कौन सा है इलेक्ट्रोलिटिक, सिल्वर, सिल्वर सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर, आंसर सी होगा इसका, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसकी वजह से इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। माइका की ये खासियत होती है कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी से भी ज्यादा, कि इसमें जो लॉस होते हैं, लॉस, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब लॉस किस तरह के होते हैं, देखिए कैपेसिटर है, आप सभी ने देखा होगा पंखे में, टीवी में, आपके पास लैपटॉप, मोबाइल, इन सब में छोटे-छोटे कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैपेसिटर गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट हो जाती है। अब ये जो हीट है ना, जब बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी तो उससे कैपेसिटर खराब हो जाता है, जल जाता है, हमने देखा था। ठीक है ना? कि कैपेसिटर जल जाते हैं। तो जो माइका होता है ना, माइका में इस तरह की जो पावर लॉस होती है, जिस वजह से हीट जनरेट होती है, पावर लॉस होती है हीट के फॉर्म में, तो ये हीट जनरेट नहीं होती, जल्दी गर्म नहीं होते, स्टेबिलिटी शो करते हैं। इसके अलावा अगर ये गर्म नहीं हो रहे हैं तो इनकी लाइफ भी ज्यादा होगी। तो जो सेल्फ रिलायबल या सेल्फ लाइफ होती है ना, वो भी माइका कैपेसिटर की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है, आपको बताना है रॉन्ग कथन कौन सा है, गलत।
पहला कथन आपको दिया गया है, सिरेमिक कैपेसिटर का रिसाव प्रतिरोध आमतौर पर अधिक होता है। सही है, प्रतिरोध आमतौर पर अधिक होगा सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का ही अधिक होता है। दूसरा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा धारिता के मूल्य में कमी के साथ घटती है। आपको ये बताना, ये कहीं गलत तो नहीं है, ध्यान देना। तीसरा, ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ सी भी स्क्वायर। अब अगर आप Q इज इक्वल टू सी भी होता था, अगर आप इस फॉर्मूले को याद करोगे तो एक और निकलेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब एक और आप इससे निकाल सकते हो, अब v के फॉर्म में आप निकाल लोगे, है ना, यहाँ पे v और q बस रहेगा। अगर आप c की जगह पे रखते हो q अपॉन v, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू भी बाई क्यू। ठीक है, ये भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले होते हैं संधारित्र की ऊर्जा के, जो कि आपको याद रखने हैं। अब इन्हीं को फॉर्मूले, इन्हीं सबको इस्तेमाल करके आपको गलत आंसर देखना है। पहला वाला तो सही है, दूसरा आपको चेक करना है। ठीक है, तीसरा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा लागू वोल्टेज के साथ बढ़ती है। ऑब्वियसली वोल्टेज बढ़ाओगे ऊर्जा बढ़ेगी, ये भी सही है। तीसरा, चौथा है, एक तार में एक तार ने कंडक्टरों के बीच कैपेसिटेंस वितरित किया है। बिल्कुल सही है, एक तार ने ही वितरित किया है, तो ऑप्शन बी गलत है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर की सेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम होती है। सेल्फ लाइफ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की है एक दो क्वेश्चन पहले ही। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है कोई कैपेसिटर कितना ज्यादा चल सकता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर इस तरह से होते हैं, इनमें दो वायर होते हैं। ठीक है, एक एनोड होता है पॉजिटिव और एक कैथोड होता है जो कि नेगेटिव होता है, ये होता है कैपेसिटर। आपने ये देखा होगा, जब इनमें लगातार करंट जाती है तो ये गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट कर देते हैं। हीट जनरेट करने की वजह से इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है। जितनी ज्यादा हीट जनरेट करेंगे, इनके खत्म होने का चांसेस उतना ही ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ लाइफ। ठीक है ना, यूज 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 करते करते कब ये खराब हो जाए, वो कहलाती है सेल्फ लाइफ। आपको सबसे कम बतानी है किसकी होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा कम सेल्फ लाइफ होती है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की, ऑप्शन बी। आपको याद रख, कुछ भी आ जाए, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की सबसे कम होती है सेल्फ लाइफ। और ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, आपको ऑप्शन में इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर दिया होगा, या फिर कोई सिल्वर माइका कैपेसिटर का नाम से कुछ दिया होगा, तो सिल्वर माइका कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कैपेसिटर होता है, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। कुल मिला के देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का मतलब होता है कोई ऐसा कैपेसिटर जिसमें एक कंडक्टर जैसी बात आ जाती है, जैसे सिल्वर माइका है, सिल्वर माइका, सिल्वर माइका कैपेसिटर, सिल्वर कंडक्टर। दूसरा हमने आपको बोला एल्यूमिनियम कैपेसिटर होता है, एल्यूमिनियम कैपेसिटर है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की सबसे कम होती है सेल्फ लाइफ। अगर इसकी बात करो तो मुश्किल से 30 दिन, 30 से 40 दिन, या ज्यादा से ज्यादा मान लो तो 1 साल चल जाएगा, इससे ऊपर नहीं चलेगा। वरना कैपेसिटर ऐसे ऐसे होते हैं जो 20-20 साल तक भी चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग को लगाकर कम किया जा सकता है। आपको बताना है कि क्या कम किया जा सकता है। अगर दो विद्युत संपर्क हैं, द स्पार्किंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाई, यहाँ पर है दो विद्युत संपर्क हैं, इनके बीच में आप क्या लगा दो, इनके बीच में ऐसा क्या लगा दो जिससे कि स्पार्किंग कम हो जाए। स्पार्किंग मतलब जो आप देखते हो ना, चिंगारी उठती रहती है, आग लगने का खतरा बढ़ता रहता है, आपने देखी होगी, स्पार्किंग होती रहती है बिजली की। जब इलेक्ट्रिसिटी में दो वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो होती नहीं है, एक इलेक्ट्रिसिटी की चमक आ जाती है, उसे बोलते हैं स्पार्किंग ना हो। तो क्या लगा दें बीच में, है कैपेसिटर, क्योंकि हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं इसलिए। नहीं, देखिए, स्पार्किंग का मतलब क्या होता है, इस तरह से अगर आप कैपेसिटर लगा दोगे तो जो आवेश है, कैपेसिटर उस आवेश को स्टोर कर लेगा। और जो कैपेसिटर होता है, एक कहने चाहिए शॉर्ट कंडक्टर की तरह कार्य करेगा कैपेसिटर। ठीक है ना, जिस वजह से कुछ ना कुछ धारा है जो कि पास हो जाएगी, है ना। तो कैपेसिटर अगर आप लगा देते हो किसी सर्किट में, स्पार्किंग हो रही है, आपने वहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया, ये तो कैपेसिटर लगाने के बाद ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से स्पार्किंग कम हो जाएगी। अगर आप प्रतिरोध लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, वो तो स्पार्किंग होती रहेगी। दूसरा होता है प्रत्येक संपर्क के साथ श्रृंखला में संधारित, संपर्कों के साथ समांतर में संधारित, या उनमें से। अब ये जरूर आपको समझना है, समांतर में कि श्रृंखला में, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हानिपूर्ण संधारित्र के मामले में इसकी श्रृंखला समतुल्य प्रतिरोध मान होती है। हानिपूर्ण संधारित्र, हानिपूर्ण संधारित्र लॉसी कैपेसिटर।
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉसी कैपेसिटर होते क्या हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए, जो लॉसी कैपेसिटर कैपेसिटर होते हैं, वो कैपेसिटर होते हैं जो कि पावर लॉस करते हैं, है ना? मैंने आपको बताया था कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला बताया था हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना? अब कैपेसिटर है वो गर्म हुआ तो उसने हीट के रूप में पावर को लॉस किया, पावर लॉस हुआ, इसे हम बोलते हैं लॉसी। जिसमें पावर लॉस हो जाए उसे हम बोलते हैं लॉसी कैपेसिटर, ठीक है ना? ये होता है लॉसी कैपेसिटर जिसमें कि पावर लॉस होती है। तो आपको बताना है ऐसा संधारित्र क्या आप श्रृंखला में लगाओगे समतुल्य प्रतिरोध मान होगा, ठीक है? इन द केस ऑफ अ लॉसी कैपेसिटर के केस में इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी, क्या होगा? हाई होगा, स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा या जीरो होगा? ऑब्वियसली हाई होगा। देखिए, कैपेसिटर का काम होता है कि कम से कम ऊर्जा को मतलब पावर लॉस करे, ये होता है कैपेसिटर का काम। चार्ज को स्टोर करे, उसका उपयोग करे और लॉस कम से कम हो जिससे कि उसकी लाइफ ज्यादा हो। और वहीं अगर आप बात करते हो प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध में पावर लॉस सबसे ज्यादा होता है। VI से रिप्रेजेंट करते हैं पावर लॉस को। प्रतिरोध में अगर आप देखते हो तो पावर लॉस सबसे ज्यादा होता है, और वो बता रहा है एक कैपेसिटर है, हानिपूर्ण कैपेसिटर है। हानिपूर्ण मतलब कि जो पावर लॉस कर रहा है, तो वह किसकी तरह है? एक प्रतिरोध की तरह है, हाई प्रतिरोध की तरह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया शुद्ध संधारित्र में शक्ति का अपव्यय होता है। शुद्ध संधारित्र, शुद्ध है एकदम संधारित्र, संधारित्र प्योर, प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। और एक हमने पढ़ा था लॉसी कैपेसिटर, पढ़ा था ना? लॉसी कैपेसिटर हमने पढ़ा था। लॉसी कैपेसिटर में पावर लॉस हो रही थी, पावर लॉस, इसलिए हम लॉस ही बोल रहे थे, जो कि सही नहीं है। प्योर कैपेसिटर में क्या होगा? पावर लॉस नहीं होगी, मतलब कि पावर डिसिपेशन या पावर लॉस जीरो होना चाहिए, ठीक है? ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटिव सर्किट में, एक कोई सर्किट है, मान लीजिए ये है सर्किट, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लो कुंडली भी लगा दी मैंने, ये सी हो गया, ये एल, ये आर हो गया, यहाँ से वोल्टेज जा रहा है, ठीक है? या फिर इस तरह का सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है? प्लस माइनस यहाँ से धारा जा रही है, ओके? ये है कैपेसिटर। अब आपको ये बताना है कि जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर सर्किट है, उसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि एक कैपेसिटर में लागू वोल्टेज का एक स्थिर मूल्य निर्वहन, निर्वहन का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डिसचार्जिंग, ठीक है? निर्वहन मतलब डिस्चार्जिंग आपसे पूछी जा रही है। डिस्चार्जिंग का कारण बनता है लागू वोल्टेज एक स्थिर मूल्य, मतलब अगर आप वोल्टेज लागू करते हो तो क्या डिस्चार्ज होगा, आपको बताना है। दूसरा, लागू वोल्टेज में वृद्धि से संधारित्र आवेशित होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो संधारित्र में आवेश होगा। तीसरा, लागू वोल्टेज में कमी से संधारित्र आवेशित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, C इज इक्वल टू क्यू भी, सी समानुपाती भी, अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो संधारित्र भी आवेशित होगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक समांतर प्लेट संधारित्र में एक ढांकता हुआ का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है? आप इसको पढ़ लेना, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना? ये है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जब एक समानांतर प्लेट संधारित्र में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब डाला जाता है, यह है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है? इसमें आपने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब ये है डाल दिया, ओके? अब आपको बताना है तो उन प्लेटों के बीच में संभवतः अंतर, ये जो है अंतर डी, ये क्या होगा? अनचेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या बिकम जीरो, क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो फॉर्मूले पढ़े थे, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, और दूसरा हमने पढ़ा था सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ठीक है? एप्सिलॉन होती परमेबिलिटी, पारगम्यता, ठीक है? तो सी समानुपाती था ए बाई डी के। आपने क्या किया है, संधारित्र में ये डाल दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल तो कांस्टेंट है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। पहले धारिता जब संधारित्र नहीं था तो थी, अब जब उसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तो संधारित्र वो था ही नहीं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जाना डाला इसमें, लेकिन इसकी एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर डी कम होगा, धारिता बढ़ेगी ना। जब आप डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें डाल रहे हो
तो धारिता इसकी बढ़ गई, इस संधारित्र की तरह ये कार्य करने लगा। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से दोनों प्लेटों के बीच में धारिता इंक्रीज हो जाती है। धारिता इंक्रीज कब होगी? जब डी डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे डी के केस को पूछा गया है, ना कि ए को। तो ए को आपको कांस्टेंट मान लेना है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन 2 है, ये 3 है, ये तीन आपने मटेरियल लिए, यहाँ पर तीन संधारित्र हैं। ठीक है, तीनों में मान लीजिए करके बताता हूँ। इसकी C1 थी, इसकी C2 थी, इसकी C3 थी। ठीक है, इधर पर आपने एक डाला एप्सिलॉन 1 वाला, इधर पर आपने दूसरे में डाला एप्सिलॉन 2, और इधर पर है तीसरा जिसमें एप्सिलॉन 3 वाला डाल दिया आपने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए, यहाँ पर आपसे केवल ये बोला जा रहा है कि जो जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, आपने एप्सिलॉन 1 डाला तो धारिता जो C1 थी वो है, एप्सिलॉन 2 डाला इसमें धारिता C2 थी जो कि है, एप्सिलॉन ये डाला, एप्सिलॉन 3 डाला तो धारिता C3 थी तो है। अब कहने का मतलब ये, इसमें जो ये मटेरियल है इसका एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। अगर आपने इस वाले संधारित्र में देखा जिसमें एप्सिलॉन 2 मटेरियल डाला तो एप्सिलॉन इसमें भी इसके लिए कांस्टेंट है, इसमें लिया इसके लिए भी कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया की यहाँ पर बात नहीं की गई है, तो टी में बचा क्या? टी में ले दे के डिस्टेंस ही बची, सॉरी सी में ले दे के डिस्टेंस ही बची, मतलब डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा सी। समझ में आ रही है बात? सी डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर धारिता बढ़ रही है, जैसे कि वो बोल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र में एक ढांकता हुआ या फिर डाइइलेक्ट्रिक स्लेब डाला जाता है, तो प्लेटों के बीच की संभावित अंतर, जब आपने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया उसकी धारिता इंक्रीज हो गई, तो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हुई होगी ना। अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी तभी ना धारिता इंक्रीज होगी। इस वजह से ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं, धारिता बढ़ती है, आपको बताना है धारिता कैसे बढ़ती है। वही फॉर्मूला एप्सिलॉन ए बाई डी आपको पता होना चाहिए। या तो ए को आप इंक्रीज कर दो या डी को डिक्रीज कर दो। ठीक है, प्लेट क्षेत्र में वृद्धि, प्लेट क्षेत्र मतलब ये ए, वृद्धि और प्लेटों के बीच की दूरी में कमी से। प्लेट क्षेत्र और प्लेटों के बीच दोनों में वृद्धि कर दोगे कोई मतलब नहीं है। प्लेट क्षेत्र और लागू वोल्टेज के मूल्य में कमी, बिल्कुल नहीं। प्लेट क्षेत्र और प्लेटों के बीच की दूरी में कमी, दोनों में आप कमी कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको आपने बढ़ा दिया प्लेट क्षेत्र, इसको आपने बढ़ा दिया, ये है प्लेट, ठीक है ना, ये है प्लेट, इसको आपने इंक्रीज कर दिया, और डिस्टेंस जो दोनों प्लेटों के बीच में थी वो आपने कम कर दी। और ये कैसे होता है कि इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, इसको मैंने बताया था C1 C2 करके, फिर मैंने यहाँ पर C2 को मैंने dy2 लिया था, आपको पता हो, इसको d लिया था मात्र, फिर C अपॉन C2 कर दिया था 1/2, तो C2 बराबर क्या हो गया था? 2C हुआ था। इस तरह से मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल देके आपको समझा चुका हूँ, उसी से ये वाला आंसर आया, ऑप्शन ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संधारित्र से मिलकर बनता है। एक संधारित्र कैसे बनता है? केवल दो प्लेट लगा दोगे, वोल्टेज लगा दोगे तो क्या संधारित्र बन जाएगा? बताइए, नहीं बनेगा जब तक आप इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डालोगे। तो संधारित्र कैसे बनता है? दो समांतर प्लेट और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, दोनों चीजें होनी चाहिए, आपको याद रखना है। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा चाहिए? इंसुलेटर। इंसुलेटर इसलिए चाहिए जिससे कि धारा प्रवाहित ना हो, यहाँ पर जो आप आवेश इकट्ठा कर रहे हो उसमें धारा प्रवाहित ना हो। अगर धारा प्रवाहित हो गई तो ये आवेश इकट्ठा नहीं रहेगा, ये चालायमान हो जाएगा, क्योंकि धारा प्रवाहित कर देगा इसी आवेश की वजह से। ओके, इस वजह से इंसुलेटर होना चाहिए, तो आपको याद रखना है, दो कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर ये होते हैं, प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2 ये होते हैं कंडक्टर, और ये होता है इंसुलेटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैंग कंडेंसर क्या है? आपको बताना है कि गैंग कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए गैंग कंडेंसर क्या होता है। देखिए कंडेंसर कई टाइप के होते हैं, जिस तरह से प्रतिरोध होता है ना, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हो, एक प्रतिरोध आर है, और एक और प्रतिरोध होता है आर, जिसे हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये होता है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है ये, और ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी तरह से कैपेसिटर होते हैं, एक होता है कांस्टेंट कैपेसिटर और एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है ना, ये होता है वेरिएबल। तो जो गैंग कंडेंसर होते हैं ना, इनको एक कॉमन नाम दे दिया है। गैंग कंडेंसर कैसे होते हैं? ये होते हैं परिवर्तनीय संधारित्र या फिर वेरिएबल कैपेसिटर, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं गैंग संधारित्र। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेपर कैपेसिटर आमतौर पर किसके रूप में उपलब्ध होता है? आपको ये बताना है, किसके रूप में उपलब्ध होता है एक पेपर कैपेसिटर? मैंने कैपेसिटर कई टाइप के आपको आपको बताए थे। मैंने पेपर कैपेसिटर भी आपको बताया था, एक होता है पेपर, ऑयल का मैंने आपको बताया था, माई का मैंने आपको बताया था। इस कुछ नहीं होता है, बस बीच में जो आप परावैद्युतांक डाल दोगे, सॉरी, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दोगे उसके नाम से बोलने लगते हैं, है ना? ऐसा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिल्वर माइका, तो ये जो प्लेटें होती हैं सिल्वर की होती है, माइका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप डाल देते हो तो उसे सिल्वर माइका बोल देते हैं। एल्यूमिनियम कैपेसिटर बताया था जिसमें कि ये प्लेटें एल्यूमिनियम कैपेसिटर हो जाए। तो आपको बताना, जो पेपर पेपर कैपेसिटर है आमतौर पर किसके रूप में उपलब्ध होता है? ट्यूब्स के रूप में होता है, रोल्ड फॉयल के रूप में उपलब्ध होता है, डिस्क के रूप में उपलब्ध होता है, या मेस्ड प्लेट या फिर जाली के रूप में उपलब्ध होता है? सही आंसर है रॉयल। ठीक है, ये आप समझ ही जाओगे, पेपर मतलब फॉयल। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने रोटी लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखी होगी, है ना, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयर कैपेसिटर आमतौर पर रेंज में उपलब्ध होते हैं। अलग अलग कैपेसिटर की अलग अलग रेंज होती है, ठीक है ना? मैं आपको पीडीएफ बना रहा हूँ जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और टेलीग्राम चैनल पर आपको वो पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक की इंपॉर्टेंट नोट्स दे दिए जाएंगे आपको, वन लाइन फैक्ट करके, एक दो पेज के, आप उन्हें पढ़ लेना। जैसे कि अभी मैं बता दूं, यहाँ पर आमतौर पर आपसे रेंज पूछ गई एयर कैपेसिटर की। एयर कैपेसिटर का मतलब ये होता है, बस कैपेसिटर होगा, बीच में एयर है। एयर भी तो एक वो होती है, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर की तरह कार्य करती है, तो इसे हम बोलते हैं एयर कैपेसिटर। आपको इसकी रेंज बतानी है, 10 to 400 पिको फैराड, 1 to 20 पिको फैराड, 10 to 900 पिको फैराड, या फिर 100 पिको फैराड। सही आंसर आपको याद रखना है 10 to 400 पिको फैराड। ये क्वेश्चन ये तो आपको याद ही रखने होंगे ना, है ना, इनका कुछ नहीं कर सकते हो आप। इस तरह की रेंज वगैरह ही आपको याद करनी होगी। ईयर का कर लीजिए, इसके अलावा एक दो और होते हैं, उनका कर लेना याद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारिता की इकाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, धारिता की इकाई C=Q/V। या तो आप लिखो कूलाम पर वोल्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं फैरड। ठीक है ना, फैरड, ये है ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। ओम तो आपको पता ही है, प्रतिरोध की होती है। हेनरी आपको पता ही है, ये प्रेरकत्व की होती है ना। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 वोल्ट पर आवेशित एक संधारित्र, एक संधारित्र है जिसको 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। यहाँ पर आपको वोल्टेज दे दिया गया है, 200 वोल्ट है। दूसरा आपको बोला जाता है आवेशित किया गया, आवेश कितना दिया गया है आपको? आवेश दिया गया आपको 2000 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये माइक्रो है, आप इसे सुधार लेना, ये माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो कूलाम। आवेश आपको क्यू की वैल्यू दी है 2000 माइक्रो कूलाम। ठीक है, आपको निकालनी है क्या? धारिता। तो C=Q/V, मैंने आपको बताया था। Q की वैल्यू आपको कितनी है? 2000 माइक्रो कूलाम, और V की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट। कैंसिल कर दीजिए, कितना आया? 10। 10 आया, तो 10 कूलाम पर वोल्ट, माइक्रो कूलाम पर वोल्ट है। मतलब कि 10 माइक्रो फैराड। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है इसका, 10 माइक्रो फैराड। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक संधारित्र गर्म हो गया। एक सर्किट लगाया हमने, ये है कोई सर्किट, और ये संधारित्र लगा दिया। ये वोल्टेज है जो कि फ्लो हो रहा है, वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये आर है, यहाँ धारा जा रही है, और ये एक संधारित्र लगा हुआ है। किस प्रकार का संधारित्र हो सकता है? आपने वोल्टेज में एक संधारित्र लगाया और वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, हीट की वजह से, बहुत ज्यादा हीट निकल रही थी इसमें से, बहुत ज्यादा, जिस वजह से वो गर्म हो गया और फिर वो टूट गया। ठीक है, आपको बताना है, पेपर कैपेसिटर हो सकता है, सेरेमिक, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, या एनी ऑफ द, इनमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं? मैंने आपको बताया था, अगर कैपेसिटर गर्म होकर फूट रहा है, इसे बोलते हैं सेल्फ लाइफ। किसकी? कैपेसिटर की सेल्फ लाइफ। और सबसे कम सेल्फ लाइफ किसकी होती है? सबसे कम सेल्फ लाइफ होती है इलेक्ट्रोलिटिक्स कैपेसिटर की। मैंने आपको बताया है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की होती है सबसे कम साइड सेल्फ लाइफ। ठीक है ना, तो आंसर क्या है? सी, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हो सकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज V के डीसी स्रोत से चार्ज करने पर संधारित्र C के विद्युत क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा जूल के बराबर होती है। आपको ऊर्जा, मैंने आपको ऊर्जा के फॉर्मूले कई बार बताए। उन्होंने बोला है, एक आपको कैपेसिटर दिया गया है जिसे आपने वोल्टेज सोर्स से लगा दिया है। ठीक है,
अब ये वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर को कुछ धारा दे रहा है, तो एनर्जी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि कैपेसिटर में एक एनर्जी स्टोर हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर में एनर्जी इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये मैंने आपको बताया था, और इसको बी और क्यू के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? हम्म। ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? क्या चीज दिख रही है आपको? ये कहीं दिख रहा है? 1/2 सी भी स्क्वायर। सी इज इक्वल टू क्यू भी था। सी की जगह पर आप क्यू भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख दोगे तो 1/2 भी हो जाएगा इस तरह से। ये है क्यू की जगह पर, अगर आप सी की जगह पर अगर आप क्यू भी लिख देते हो, तो Q² अपॉन 2 इंटू क्यू भी, तो हो जाएगा Q/2 भी। ये भी एक और फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो फॉर्मूला नंबर 1 इसको याद रखना है, 2 और फिर ये थर्ड। ठीक है। अब देखिए, हाफ सी भी है क्या? नहीं है। 2c भी है? नहीं। हाफ सी भी स्क्वायर लिखा है, ये 1/2 सी भी स्क्वायर यही लिखा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, मुक्त स्थान की पूर्ण पारगम्यता किसके द्वारा होती है? मुक्त स्थान की पूर्ण पारगम्यता आपसे पूछी गई है। याद रखना है आपको, पूर्ण मतलब एब्सोल्यूट, यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात की जा रही है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन की बात यहाँ पर हो रही है, एप्सिलॉन नॉट कितनी है? इसकी होगी 8.854, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुक्त स्थान की सापेक्ष। यहाँ पर सापेक्ष मतलब कि रिलेटिव आपसे पूछी जा रही है। वहां पर हो रही थी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी पूछी जा रही थी आपसे। तो वो कितनी थी? वो थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है रिलेटिव। कौन सी पूछी जा रही है? रिलेटिव। रिलेटिव पूछी जा रही है यहाँ पर आपसे, तो आपको रिलेटिव का बताना है। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए या 100 होनी चाहिए। आपको याद रखनी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की, है ना? मुक्त स्थान यहाँ लिखा है, या मुक्त आकाश की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी? 1, ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा जो आपको बतानी है, कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई, ई, ई मतलब F/Q। आपको बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। ऑलरेडी हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पहले हम इस पर बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मैंने आपको पूरा बताया था, एफ है, एफ को तोड़ा था मैंने, कई इसके फॉर्मूले लिखे थे, उसके बाद वेग वगैरह वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 4 वोल्ट EMF, यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज दिया है यहाँ पर 4 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर धारिता दी हुई है आपको 1 फैराड। तो जब 4 वोल्ट EMF इसे 1 फैराड संधारित्र पर लगाया जाता है, तो इसकी ऊर्जा का भंडारण कितना हो? कितनी ऊर्जा भंडार? ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? हाफ सी इंटू भी स्क्वायर। सी की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दी है? 1 फैराड। और भी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1/2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4 16। कैंसिल करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 8 जूल। ठीक है, अब 8 जूल से, तो 8 जूल आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना? इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा होता तो आपको वहां पर आवेश बताता, और भी जो फॉर्मूले होते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में पढ़ते रहते हो, वो मैं आपको बताता, प्रतिरोध वगैरह बताता। पर वो इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, स्थिर विद्युतिकी है। यहाँ पर हम उस चीज का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए एक कोई छोटा सा आवेश है, जो बहुत धीमी गति से, बहुत धीमे वेग से गति कर रहा है। हम उसके द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी हमें चीजें मिलती हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है ना? इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में संधारित्र आता है, इसलिए मैं आपको संधारित्र पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो कल मिलते हैं। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस क्लासेस का लाइव, इन क्लासेस का फायदा उठा पाए। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।